फ्रेंड्स, मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से आज जो टॉपिक में लेके आया हूँ, काफ़ी स्टूडेंटों के कारण उन्होंने कहा कि सर हमें मांग का नियम और मांग की व्युत्पत्ति के बारे में समझाइए। काफ़ी बार वो पढ़ के यानी पढ़ने के बावजूद भी उन्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आई, तो उन्होंने कहा सर एक बार ऑनलाइन वीडियो के तहत इस जो मांग और मांग की व्युत्पत्ति हैं उसको समझाइए, जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। और इसीलिए मैं पुनः उस मांग के टॉपिक पर आया हूँ। तो जो ये टॉपिक है मांग और मांग के नियम व मांग की व्युत्पत्ति। अब देखिए यहाँ मांग का नियम कहते किसे हैं, इसके बारे में देखेंगे कि मांग के नियम का अर्थ। देखिए मांग की जो परिभाषा है, मांग की जो परिभाषा है वही मांग के नियम की परिभाषा है। देखिए यहाँ पर ये प्राइस ले ली और ये क्वांटिटी ले ली, ये दो चीजें मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। ये प्राइस और ये क्वांटिटी है। मान लीजिए कीमतें क्या हो रही है, अप हो रही है, बढ़ रही है। तीर का निशान ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब कीमतें बढ़ रही है, तो मांग हमेशा क्या हो जाएगी, घटेगी। तीर नीचे की तरफ निशान कर दिया, यानी कीमतों का बढ़ना मांग का घटना, कीमतों का बढ़ना मांग का घटना होता है। और मान लीजिए P प्राइस और Q क्वांटिटी, अगर कीमतें डाउन हो जाती है, घट जाती हैं, तो मांग हमेशा बढ़ेगी। तो यही मांग का नियम है, मांग की परिभाषा है। तो ये अगर ये चीजें आप समझ लोगे ना, तो आपको मांग के नियम की परिभाषा और मांग की परिभाषा है या मांग कीमत परिवर्तन है, वो सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर भी वही बातें रहेगी। देखिए यहाँ इस परिभाषा में एक चीज बात को नोट करना है कि मांग के नियम की परिभाषा में अन्य बातें स्थिर रहे। अन्य बातों में मैंने पहले ही बताया है, जिसमें आपकी आय हो सकती है, उपभोक्ता की आय हो सकती है, फैशन हो सकती हैं और रुचि हो सकती है और अन्य पूरक वस्तुएं हो सकती हैं और आपके स्थानापन्न वस्तुएं हो सकती हैं। इन बातों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। तथा एक वस्तु की कीमत में क्या हो रहा है, कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वही मांग का नियम कहलाता है। देखिए कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना, वस्तु की कीमत बढ़ जाना या वस्तु की कीमत घट जाना, और इसी के कारण क्या होगा, आपकी क्वांटिटी है या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो यही क्या है, मांग का नियम। यही मांग का नियम है और यही मांग की परिभाषा भी मानी गई है। तो यहाँ आपको इस चीज को ध्यान रखना है। शॉर्ट में कीमत में परिवर्तन होता है और कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। अब देखिए हम लोग कीमत में परिवर्तन, अगर हम लोग नॉर्मली उदाहरण लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई बाजार में चीज़ आती है, उस चीज़ को खरीदते हैं, उस वस्तु को खरीदते हैं, तो खरीदते समय हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु की कीमत पर को ध्यान में रखते हैं। जैसे ही उस वस्तु की कीमतें कम होती हैं तो हम उसकी मांग अधिक करते हैं, और जैसे ही उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम लोग उसकी वस्तु की मांग कम करते हैं। यानी कीमतों के बढ़ने पर मांग को कम कर देते हैं और कीमतों के घटने पर मांग को बढ़ा लेते हैं। यही मांग का नियम कहलाता है। ये दैनिक जीवन में हम दिन प्रतिदिन यही क्रियाएं करते हैं, तो यही आपका मांग का नियम है। अब देखिए इस डायग्राम के आधार पर हम लोग कैसे समझेंगे इसको, मांग के नियम को। तो देखिए प्राइस आपकी दे रखी है, क्वांटिटी P दे रखी है और प्राइस P दे रखी है और क्वांटिटी Q दे रखी है। क्या दे रखी है, Q। अगर हम लोग मांग के नियम के अंतर्गत दोनों स्थितियों को देखें तो क्या होगा कि कीमतें बढ़ गई। मान लीजिए कीमतें बढ़ जाती, कीमतों का बढ़ना और मांग का घटना, कीमतों का बढ़ना मांग का घटना, कैसा संबंध हो गया, सीधा संबंध, विपरीत संबंध। कीमत बढ़कर क्या हो जाती है, P1, तो क्वांटिटी घटकर Q1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। कीमतें OP से बढ़कर OP1 हो जाती हैं तो क्वांटिटी OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। यदि कीमतें OP से घटकर यानी कीमतें घट जाती है और तो मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ2 हो जाती हैं, कीमतें OP से OP2 हो जाती हैं, तो DD वक्र आपका इस प्रकार बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल लिए हुए होता है। क्या होता है,
बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल लिए हुए होता है। देखिए यहाँ पर मैंने वही चीजें रहेगी, मैंने पहले ही कहा है कि ओ एक्स अक्ष पर हमेशा मात्रा आएगी और ओ वाई अक्ष पर हमेशा कीमत आती है। इसी के आधार पर आपको मांग वक्र का निर्धारण करना है, मांग वक्र बनाना है। अब देखिए इसकी व्युत्पत्ति के नियम के कितने तरीके हैं, किस कारणों से ये व्युत्पन्न होता है मांग के नियम का। तो इसके दो तरीके हैं। पहला लिखा सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत, यानी सीमांत उपयोगिता जो है वो किस पर निर्भर है, किससे संबंधित है, कीमत पर निर्भर है। यानी उपयोगिता कीमत पर निर्भर हो रही है, यानी कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, जिससे उसकी उपयोगिता में क्या हो रही है, कमी और वृद्धि हो रही है। और कमी उपयोगिता में कमी और वृद्धि होने के कारण हम उसकी मांग मात्रा में और कमी और वृद्धि कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि बिजली का बिल, बिजली का ही ले लीजिए, बिजली की दरें अगर कम हो जाती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बिजली की दरें कम होने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। और सीमांत उपयोगिता जब बढ़ जाती है, सीमांत उपयोगिता जब बढ़ेगी तो हम लोग उसकी मांग भी क्या करेंगे, अधिक करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लिया जाए, जिसमें दूध को ले लीजिए, दूधों की रेटें, दूध की रेट अगर घट जाती है, दूध की रेट घट जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, उस दूध का उपयोग अधिक करना प्रारंभ, उसकी उपयोगिता है वो हमें अधिक मिलेगी। मान लीजिए कि दूध की उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता है वो 10 के बराबर है और उसका मूल्य घटकर 8 रुपये हो जाता है, तो उपयोगिता अधिक होगी कीमत की तुलना में, कीमत की तुलना में उपयोगिता अधिक होगी। उपयोगिता जब अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में हम उसकी मांग भी अधिक करते हैं और उसका अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। घरों में दूध से दही, मक्खन, पनीर, इस प्रकार से हम लोग बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका अधिक से अधिक उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। बिजली के अंदर भी जैसे उपयोग है, तो मान लीजिए उसके कूलर, एसी, हीटर, पेस्ट्री वाले कुकर है, या फिर जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जितनी मशीनरी होगी उन सभी का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। और जैसे ही उनकी रेटें बढ़ जाए, जैसे बिजली की दरें हैं वो बढ़ जाए या दूध की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों का उपयोग करना कम कर देते हैं, क्योंकि उसकी उपयोगिता है उसकी कीमत की तुलना में क्या है, कम है, उपयोगिता कम है। और उपयोगिता कम होने के कारण हम लोग उसका उपयोग भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और उपयोग करने से, कम करने से उसकी मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो किस पर निर्भर करेगी, उसकी कीमत पर। कीमतें घटी किस की तुलना में, सीमांत उपयोगिता की तुलना में कीमतें क्या है, कीमतें कम है, उपयोगिता अधिक मिल रही है, लाभ आपको अधिक मिल रहा है। जैसे सेब खाने से, सेब जब 20 रुपए किलो हो जाती है तो हमें ये लगता है कि सेब से प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है, उपयोगिता है, वो क्या है, हमारी अधिक है, तो हम लोग सेब की मात्रा को अधिक खरीदते हैं। और जब जैसे 100 रुपए किलो सेब हो जाती है तो हम लोग उसकी मात्रा को कम खरीदना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उसकी उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे स्थिति उसकी मांग मात्रा भी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यही पहला छूट दे रखा है सीमांत उपयोगिता नियम कीमत संबंध के आधार पर। सेकंड जो दे रखा है सम सीमांत उपयोगिता नियम। अब ये सम सीमांत उपयोगिता नियम है वो दे रखा है, वो भी एक वस्तुओं के आधार पर दे रखा है। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहला जो हम लोग लेते हैं सीमांत उपयोगिता नियम कीमत के आधार पर। यहाँ पर दे रखा है जब वस्तु की कीमत घटती है, मैंने वही कहा है, वही देखना जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कीमतों पर निर्भर कर रहा है, यानी कीमतों के घटने से सीमांत उपयोगिता की मात्रा में वृद्धि हो रही है, कीमत की तुलना में वृद्धि हो रही है, जिससे उसकी मांग मात्रा बढ़ रही है। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, कीमतें घटी, तो उसकी सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत से अधिक होती है। जितनी कीमतें घटी उसकी उपयोगिता उससे अधिक होना, कीमतों से अधिक सीमांत उपयोगिता का होना, कीमतों से अधिक सीमांत उपयोगिता का होना, और उस कारण से उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हो रही है। एक स्थिति ये हो जाती है, फर्स्ट केस स्थिति हो जाती है MU ग्रेटर देन P, यानी जो सीमांत उपयोगिता है वो किससे अधिक है, प्राइस से अधिक है। तो प्राइस से जब ये सीमांत उपयोगिता अधिक होगी तो उसकी मांग मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रथम स्थिति जो रहेगी सीमांत उपयोगिता और कीमत संबंध के अंतर्गत, यानी जब सीमांत उपयोगिता अधिक होगी कीमत की तुलना में, तो मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, मांग मात्रा बढ़ेगी। हाँ, फर्स्ट केस जो देख लिया था हमने, जब सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो। सेकंड केस में क्या रहेगा, जब सीमांत उपयोगिता कीमत से कम होने पर, यानी कीमतें अधिक होगी और उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वो क्या होगी, कम होगी। यानी जब सीमांत उपयोगिताएं कम होगी, उससे मिलने वाला लाभ है, उस वस्तु से मिलने वाला लाभ है वो क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी स्थिति में हम उस वस्तु को क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। यानी
यदि हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना है तो व्यवहारिक जीवन को ध्यान में रखना होगा, उन सारे उदाहरणों को हमें ध्यान में रखना होगा कि जिससे कि हम उस टॉपिक को आसानी से क्लियर कर सकें। क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत जो आपको आस पड़ोस में जो दिखाई दे रहा है वही इकोनॉमिक्स है। बाकी सब्जेक्टों में तो क्या समस्या आती है कि बहुत सारे बाबर के बारे में बताया हो या अन्य किसी और के बारे में बता रखा हो, तो उसको पढ़ने में हमें बहुत कठिनाई होती है। कब उसका जन्म हुआ, कब उनके पिताजी का नाम क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने सारे युद्ध किए, कब किए, किससे किए, कहाँ किए, इन सारों को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो जेके ना तो हमने देखी है और ना हमने उनको देखा है। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके व्यवहार में या फिर आपके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। तो ये सेकंड केस जो मैंने बताया है, सीमांत उपयोगिता कम होती है प्राइस की तुलना में। हमें नॉर्मली पता है कि हम उस वस्तु को, किस वस्तु को अधिक खरीदते हैं जिससे हमें लाभ अधिक हो। लाभ अधिक होगा, लाभ कब अधिक होगा, जब कीमतें कम होगी उसकी उपयोगिता की तुलना में, तब उसको अधिक खरीदेंगे। और जब लाभ हमें कम हो रहा है, लाभ कम हो रहा है, कीमत अधिक चुकानी पड़ रही है, तो हम उसकी वस्तु की मांग भी क्या करते हैं, कम खरीदते हैं, यानी हम उसकी मांग भी कम करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी दर्शा रखी है कि यदि सीमांत उपयोगिता यदि उसके लाभ कम है और प्राइस अधिक है, तो यहाँ ही परिभाषा दे रखी है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमतें अधिक हो जाती हैं और उसकी सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, उस वस्तु की कीमत की तुलना में कम होती है, यानी उससे प्राप्त होने वाला लाभ या उसकी उपयोगिता कम प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में हम उसकी मांग भी क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यही जो फर्स्ट पॉइंट देखा, सीमांत उपयोगिता कीमत से संबंध वाला, इसमें उस वस्तु की जो उपयोगिता है उस कीमत पर निर्धारित करती है और उसी के आधार पर हम उस वस्तु को खरीदते हैं। हाँ देखिए, सेकंड वाला जो पॉइंट था सीमांत उपयोगिता नियम, पहला वाला था सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत वाला था, कीमत से संबंध दे रखा था। यहाँ पर जो संबंध दे रखा है सीमांत उपयोगिता का पूरक वस्तु या स्थानापन्न वस्तु होती है उससे तुलनात्मक धन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब एक वस्तु की कीमत घट जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। उसके बारे में सारा समझाया गया है कि काफी बार हम लोग देखते हैं कि जब हमारे वस्तु की कीमत के अंतर्गत, यानी जैसे स्थानापन्न वस्तु होती है, चाय की कीमत बढ़ जाती है तो जो चाय पीने वाले व्यक्ति थे वो कॉफी पीना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि कॉफी की कीमत यथास्थिर रहती है, कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी प्रकार व्यवहार में भी ये चीजें होती है। हम लोग भी काफी बार वस्तु इसी प्रकार से खरीदना पसंद करते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो स्थानापन्न होती है उसके समानांतर होती है, जिससे हम लोग को वही उपयोगिता प्राप्त होती है, उन वस्तुओं को खरीदना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज दे रखी है, सीमांत उपयोगिता नियम इसमें दे रखा है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी सीमित आय, क्योंकि हमेशा एक उपभोक्ता की अपनी सीमित आय होती है और सीमित आय होने के कारण वह क्या करता है, उस सीमित आय से अधिकतम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। तो इसी प्रकार वो अपना खर्च करता, सीमांत उपयोगिता यहाँ दे रखा है इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार खर्च करता है ताकि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उनकी कीमत के साथ अनुपात समान हो सके। देखिए वो क्या करता है कि वो अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे जो सीमांत उपयोगिता है वो समान रूप से प्राप्त हो सके। तो वो क्या करता है कि जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं तो उस वस्तु को त्याग कर उसकी स्थानापन्न वस्तु होती है उसको प्राप्त कर लेता है, जिससे कि उसकी आय पर वो भार ना पड़े, क्योंकि सीमित आय के अंतर्गत उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। यहाँ दो वस्तुओं के संदर्भ में ये एग्जाम्पल दे रखा है और उपभोक्ता की स्थिति दे रखी है। यहाँ MU बराबर सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, P बराबर कीमत होती है और X वस्तु दे रखी है, और यहाँ वही चीज MU बराबर मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ Y वस्तु और ये P बराबर कीमत दे रखी है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट केस के अंदर देखिए यही दे रखा है, यानी जो X वस्तु की कीमतें क्या है, P वस्तु की तुलना में अधिक हो जाती है, यानी X वस्तु की कीमत P वस्तु की तुलना में अधिक होना, यानी X वस्तु की कीमतें बढ़ना और P वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन न होना, कम होना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सीधा उदाहरण दे रखा है कि यानी चाय दे दी जाए और एक कॉफी दे दी जाए, तो ऐसी स्थिति में चाय की कीमतें क्या हो रही है, बढ़ रही है और जो कॉफी की कीमत यथास्थिर है। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो चाय पीने वाले हैं वो क्या कर देंगे, कॉफी पीना
प्रारंभ कर देंगे तो यहाँ इसकी मांग मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी मांग मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चाय पीने वाले अब कॉफी पीना प्रारंभ कर देंगे, और जैसे ही चाय की कीमतें वापस घट जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, चाय और कॉफी इक्वल हो जाएंगे, दोनों की मात्रा में क्या हो जाएगी, समानता आ जाएगी। तो ये दोनों परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यही आपकी जो सीमांत उपयोगिता वाला है नियम, इसके अंतर्गत यही बता रखा। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि इस सामने की स्थिति में यदि x वस्तु की कीमतें घटती हैं, कीमतें घट रही हैं, तो उपभोक्ता y वस्तु की तुलना में x वस्तु की ज्यादा इकाई खरीदेंगे। देखिए यहाँ पर x वस्तु की कीमतें घट गई है, कीमतें कम हो गई है, x वस्तु की कीमत घटना और y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न होना, तो x वस्तु का y वस्तु का उपभोग करने वाले भी अब यहाँ x वस्तु का उपभोग करने वाले भी बढ़ जाएंगे। कीमतें घटेगी तो सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, और सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में उसका उपभोग करने वालों की संख्या में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर दे रखा है कि यदि x वस्तु की तुलना कीमतें घटती हैं तो उपभोक्ता y वस्तु की तुलना में x वस्तु को ज्यादा इकाई खरीदेंगे, और ये अधिक खरीदेंगे y वस्तु की इकाई भी क्या होगी, कम खरीदेंगे, और x वस्तु की इकाई अधिक खरीदेंगे। अतः यह बताना है कि x वस्तु की कीमत घटती है तो x वस्तु की अधिक मांग करेंगे, वह जब तक करता रहेगा तब तक पुनः स्थिति प्राप्त न हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि x की मांग तब तक बढ़ती रहेगी, x की मांग तब तक बढ़ती रहेगी जब तक x बराबर y नहीं हो जाए, x बराबर y नहीं हो जाए, यानी दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं, समानांतर नहीं हो जाते हैं, तब तक इसकी मांग बढ़ती रहेगी। यानी वही सूत्र पुनः आपके सामने जब नहीं आ जाता है कि MUX बराबर बटे PX बराबर MUY बटे PY, तब तक ये स्थिति नहीं प्राप्त हो जाती है, तब तक उसकी मांग बढ़ती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि जब x वस्तु की कीमतें घटती हैं तो x वस्तु की कीमतें घटने के साथ साथ उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, और y वस्तु की मांग मात्रा घट जाएगी, और ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक x वस्तु की मांग उतनी न बढ़ जाए या दोनों स्थितियां इक्वल न हो जाए, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। हाँ, तो फर्स्ट केस यहाँ पर हमारा सॉल्व होता है। सेकंड केस में क्या दे रखा है, यहाँ x वस्तुओं की कीमतों में नहीं, y वस्तु की कीमतों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। y वस्तु की कीमतों में कमी हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि x वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। यहाँ दे रखा है सेकंड स्थिति MUX बटे PX, यानी मैंने पहले ही बता दिया है, MU का मतलब सीमांत उपयोगिता, P का मतलब है प्राइस, और यहाँ वही चीज है, y वस्तु दे रखी है। इस स्थिति में x वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता को y वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता x वस्तु की तुलना में अधिक होगी। यानी वही चीजें मैंने कहा है कि जब x वस्तु की कीमतें बढ़ेगी और y वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इससे y वस्तु को प्राप्त होने वाली उपयोगिता अधिक होगी, और जब y वस्तु की उपयोगिता अधिक होगी तो उसकी मांग भी अधिक होगी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक वह पुनः स्थिति प्राप्त नहीं कर ले। तो यहाँ स्थिति वही दे रखी है। पहले वाले में क्या था, x वस्तु की कीमतें घट रही थी और y वस्तु की कीमतें घटने के कारण x वस्तु की इकाइयां है वो अधिक मांगी जा रही थी और y वस्तु की इकाइयां कम मांगी जा रही थी। सेकंड स्थिति के अंदर क्या दे रखा है कि x वस्तु की कीमतें बढ़ती है और कीमतें बढ़ने के कारण उपभोक्ता x वस्तु को न मांग कर y वस्तु को मांग रहा है। क्या मांग रहा है, y वस्तु की मांग अधिक कर रहा है और x वस्तु की मांग कम कर रहा है। वो तब तक करता रहेगा जब तक वो पुनः स्थिति प्राप्त नहीं कर ले, यानी MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता है, यानी दोनों समानांतर नहीं हो जाते हैं, बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक वो स्थिति रहेगी। इस प्रकार हम लोग मांग की व्युत्पन्न की जो स्थिति है उसको समझ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स, इससे संबंधित कमेंट्स करने न भूलें। और अगर आपको किसी और टॉपिक में समस्याएं आ रही हैं तो भी वो मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स के द्वारा।